दोस्तों ये स्टोरी का 58 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। वेदांत वामिका को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। सोच रहा था कि शायद इस बार वामिका मना नहीं कर पाएगी। जैसा वेदांत ने सोचा वैसा ही हुआ। वामिका बोली, साहब अब वहां हमारा कोई नहीं है, हम वहां क्या करेंगे? आप समझ नहीं रहे हो, दो लड़कियों का एक शहर में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेदांत बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ मुझ पर ट्रस्ट करो, बस एक बार मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें घर सब कुछ दिला दूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। प्लीज वामिका इस बार मना मत करो, सिद्धि के लिए यह ऑफर एक्सेप्ट कर लो। यकीन मानो मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तुम मुझे बाकी जैसे लड़कों से मत समझो जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा। मैं तुमसे दोस्ती की उम्मीद भी नहीं रखूंगा। वामिका ने वेदांत को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। वैसे भी उसने हमेशा वामिका का भला ही चाहा। वामिका उसके करीब रहेगी, वेदांत इसी में खुश था। शादी तो बहुत दूर की बात थी। कुछ सोचकर वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वामिका वेदांत को ही देखती रही। उसने भी वेदांत को इतना खुश पहली बार देखा था। कुछ सोचकर वेदांत बोला, चलो फिर पैकिंग कर लो, निकलते हैं आज। वामिका ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों ही नीचे आए। नीचे आते ही वेदांत ने सार्थक की कमर पर एक लात मारते हुए कहा, उठ जाओ और घर वापस जाना है। सुबह से माँ और भाभी के दुनिया भर के मैसेज आ चुके हैं। सार्थक ने करवट ली और वेदांत को देखकर बोला, हम दोनों अकेले जाएंगे या दोनों बहनें भी जाएंगी? वेदांत ने वामिका को देखा और फिर सार्थक को देखकर बोला, या दोनों बहनें भी जाएंगी? अब चल उठ जा, एक और दिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मम्मी भाभी की याद बहुत आ रही है। सार्थक भी उठकर बैठ गया और फिर जाकर सोफे पर लेट गया और बोला, हाँ यार, बड़ी माँ की याद तो मुझे भी आ रही है। दूसरी तरफ शिवांगी और अभिमान दोनों ही अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। अभिमान अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था जो ड्राइवर लेकर आने वाला था, और तभी अनिरुद्ध ने अपनी बुलेट निकाली। शिवांगी ने बुलेट को देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई। उसने हल्का सा पलट कर अभिमान को देख कर कहा, मैं चली, देखो प्यार की गली। इतना कहकर वह जल्दी से अनिरुद्ध के पास भागती हुई आई और बिना नोटिस किए उसकी बुलेट के पीछे बैठ गई। अनिरुद्ध थोड़ा सा हैरान हुआ। उसने हल्का सा पलट कर शिवांगी को देखा और बोला, मैंने क्या तुम्हारी ड्रॉप एंड पिकअप की सर्विस ले रखी है? उतरो, अपने भाई के साथ आना। शिवांगी बोली, अब तो मैं नहीं उतरने वाली, मैं तो यहीं बैठूंगी, ऐसे ही लेकर चलो। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद की। वह अच्छे से जानता था शिवांगी उतरने वाली नहीं है। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, लेट नहीं होना चाहिए। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, बस वह अपनी गाड़ी का ही इंतजार कर रहा था और अनिरुद्ध वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वह भागता हुआ लिफ्ट के पास गया और लिफ्ट बंद थी। वो फिर भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ अपने फ्लैट में आया और जल्दी जल्दी तेज कदमों से हाँफता हुआ सीधा अनिरुद्ध के फ्लैट के अंदर घुस गया। उसने देखा तो वंदना किचन में काम कर रही थी। हमेशा की तरह डैनी लिविंग एरिया में सोफे पर अखबार लेकर बैठा था और उसके हाथों में एक कप था, शायद चाय पी रहा था। और आराध्या वहीं डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हुई थी, शायद नाश्ता लगाने में मदद कर रही थी। अभिमान हाँफ रहा था। फिर वह जल्दी जल्दी आराध्या के पास गया और उसने आराध्या को कसकर गले लगा लिया और बिना किसी की परवाह किए उसके गाल को चूम लिया। फिर वंदना की ओर देख कर कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। फिर डैनी की ओर देख कर कहा, गुड मॉर्निंग पापा। और फिर वह बिना कुछ कहे सीधा वहां से भागता हुआ चला गया। उसके जाते ही वंदना और डैनी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वहीं आराध्या, उसने हल्का सा अपने गाल पर हाथ रखा और फिर चुपचाप नजर झुकाकर चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चली गई और सीधा बालकनी में आई। बालकनी में उसने देखा तो अभिमान अभी अभी अपनी गाड़ी में बैठा था और ड्राइवर गाड़ी से उतरा। फिर अभिमान वहां से चला गया। उसके जाते ही आराध्या के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हुई। अभिमान ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी घड़ी देखकर कहा, कोई नहीं साले साहब, तुमसे तो पहले ही पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने गियर चेंज किया और अगले ही पल उसकी गाड़ी अनिरुद्ध की बाइक तक आ गई। उसने हल्का सा खिड़की की तरफ देखकर शिवांगी से कहा, ए तितली, देख तेरा भाई भी आ गया। शिवांगी ने अभिमान की तरफ देखा और खुश होकर बोली, हाँ भाई, अब हम तीनों साथ में पहुंचेंगे। अनिरुद्ध को थोड़ा सा बुरा लगा। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अभिमान भी मानने वाला नहीं था। उसने भी गियर चेंज किया और फिर से अनिरुद्ध के पास आ गया। लेकिन इस बार अनिरुद्ध अपनी स्पीड बढ़ाता रहा। उससे पहले ही अभिमान बोला, अनिरुद्ध, या कोई रेस नहीं है, तुम्हारे पीछे शिवांगी बैठी है। अगर तुम यह चाहते हो कि मैं तुमसे लेट पहुंचूं तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूं, लेकिन मुझे हराने के लिए तुम अपनी और शिवांगी की जान जोखिम में मत डालो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने फिर से अपना गियर चेंज किया और अपनी स्पीड कम कर ली।
वहीं अनिरुद्ध अपने गुस्से को दबाकर रह गया। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने बाइक ऑफिस के बाहर रोकी। शिवांगी भी उतर गई और अभिमान भी गाड़ी से उतर गया। तीनों ही अंदर चले गए और अगले 20 मिनट में दोनों फिर से काम में जुट गए। लेकिन अभिमान को नींद नहीं आ रही थी। कल अनिरुद्ध ने उसे फाइल स्टडी करने के लिए कहा था, जिस वजह से वह पूरी रात नहीं सोया। या तो उसकी थोड़ी अच्छी किस्मत थी कि शिवांगी उस फ्लैट में रहने लगी, जिस वजह से उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, वरना तो उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती। ऐसे तो अभिमान कई रात जाग कर काम करता था, लेकिन फिर वह दिन में थोड़ा बहुत सो जाता था। पर अब वह अच्छे से समझ गया था कि अनिरुद्ध उसे सोने भी नहीं देगा। करीब 1 बजे अभिमान की आंखें बंद होने लगी और वह अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना सर टेबल पर रखकर सो गया। और थोड़ी ही देर में उसे खर्राटे आने लगे। अनिरुद्ध, जो कि विंडो एक फाइल देख रहा था, उसने हल्का सा पलट कर अभिमान को देखा और मुंह बनाता हुआ बोला, इतने खर्राटे लेता है तो मेरी बहन इसके साथ कैसे रहेगी। अनिरुद्ध गुस्से में अभिमान के पास आया कि उसे उठा सके, लेकिन उससे पहले ही शिवांगी बीच में आई और बोली, भाई कल रात नहीं सोए, पूरी रात नहीं सोए, अभी भी देखो दोपहर हो गई है, थोड़ा सा सो जाने दो ना। शिवांगी ने यह बात इतने प्यार से कही थी कि अनिरुद्ध टाल नहीं पाया। फिर वह बोला, सिर्फ 1 घंटा सोने दूंगा, तब तक तुम खाना खा लो। शिवांगी बोली, तितली खाना तभी खाएगी जब अनिरुद्ध उसे अपने हाथ से खिलाएगा। अनिरुद्ध ने भी मुंह बनाकर कहा, क्यों, पहले तुम खाना नहीं खाती थी। शिवांगी बोली, हाँ खाती थी, लेकिन अनिरुद्ध के हाथ से खाने में मजा कुछ और है। अनिरुद्ध ने फोन लिया और किसी को कॉल कर दिया, जितनी जल्दी हो सके तितली के लिए कुछ खाने के लिए भेजो। फिर अचानक ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ट्रे थी। शिवांगी ने उसको लिया और वह आदमी मुस्कुराकर चला गया। शिवांगी उसको लेकर अनिरुद्ध के पास आई और बिना नोटिस दिए अनिरुद्ध की गोद में बैठ गई और ट्रे उसने सामने टेबल पर रख दी। वहीं सामने टेबल पर उसका भाई भी सर रखकर सो रहा था। शिवांगी ने एक बाइट लिया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम क्या हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहोगे? फिर से हम लोगों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं बनेंगे? अनिरुद्ध ने बिना कुछ कहे शिवांगी के हाथ से बाइट खाते हुए कहा, तुम इन चीजों से दूर रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। शिवांगी बोली, पता है, सब पता है, आप पापा से गुस्सा हो और भाई से गुस्सा हो। अनिरुद्ध ने कहा, शिवांगी मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं तुमसे भी गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। इतना कहकर उसने भी एक बाइट लिया और शिवांगी की ओर बढ़ा दिया। शिवांगी ने भी खा लिया। 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही खाना खिलाते रहे और शिवांगी अनिरुद्ध को ऐसे ही दुखी करती रही। अनिरुद्ध भी शिवांगी से कहीं ना कहीं खुश रहता था। उसे शिवांगी परेशान करती थी तो उसे बहुत अच्छा लगता था। आखिरकार 1 घंटे में अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपनी गोद में उठने की कोशिश की, लेकिन शिवांगी तो उठने का नाम नहीं ले रही थी। अनिरुद्ध बोला, शिवांगी अगर मैंने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया तो तुम मुझसे मिल नहीं पाओगी, इसलिए चुपचाप खड़ी हो जाओ। शिवांगी खड़ी होकर बोली, कितना ब्लैकमेल करते हो। अनिरुद्ध बोला, तुमने मेरा 1 घंटा खराब कर दिया, अब चलो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना है, तुम्हारे भाई से कहा था, और तुम्हारे भाई को देखो गधे घोड़े बेचकर सो रहा है और यह हमारे इतने खर्राटे लेता है, तुम इसे मना नहीं करती। शिवांगी बोली, मेरे कमरे तक थोड़ी ना खर्राटों की आवाज आती है। अनिरुद्ध खड़ा हुआ और उसने अभिमान के कमर को हल्का सा रब किया तो अभिमान के खर्राटे कम हो गए। शिवांगी बोली, अरे वाह अनिरुद्ध, तुम्हें तो मैजिक भी करना आता है। अनिरुद्ध बोला, मैजिक करना नहीं आता, तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही थक कर सोया है, जिस वजह से इसे खर्राटे आ रहे हैं। इतना कहकर उसने अभिमान की बाजू पर मारते हुए कहा, उठो श्रीमान, उसको कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना है। 2 बार उठाने पर अभिमान उठ गया। उसने अपनी कमर चेयर पर लगाई, वहां रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगा। फिर वह खड़ा होकर वॉशरूम चला गया। 5 मिनट बाद वह वापस फ्रेश होकर आया और बोला, चलो आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। अनिरुद्ध बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम रघुवंशी इंडस्ट्रीज को संभालते हो, तुमसे अपनी नींद तो कंट्रोल नहीं होती। अभिमान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अब अनिरुद्ध उसे ताना मारने में पीछे नहीं हटने वाला था। अनिरुद्ध ने अपना फोन उठाया और बाहर की तरफ जाते हुए कहा, चलो तितली, और अपने भाई से भी कह दो कि जल्दी बाहर आए। अभिमान गुस्से में खुद में बड़बड़ाया, साला खुद तो रात भर सोया और मेरी नींद उड़ा दी। वहीं अनिरुद्ध भी शिवांगी के साथ चलता चलता खुद में बड़बड़ाया, साले तुझे पता नहीं अनिरुद्ध चीज ही क्या है, तूने खुद इस प्रोजेक्ट से हाथ ना खींच लिए तो मेरा नाम भी अनिरुद्ध नहीं। अनिरुद्ध बाहर आ चुका था। उसने अपनी बाइक की तरफ देखा और तभी उसके कानों में अभिमान की आवाज आई, साथ में जाना है और एक साथ में आना है।
तो फिर अलग अलग क्यों जाना, गाड़ी से चलते हैं। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवांगी बोली, हाँ अनिरुद्ध प्लीज गाड़ी से चलते हैं ना। शिवांगी की बात अनिरुद्ध ने सुनी और तीनों ही गाड़ी की तरफ बढ़ गए। अभिमान ड्राइव कर रहा था और अनिरुद्ध उसके बराबर में बैठा था। शिवांगी पीछे बैठी हुई मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी और कभी सेल्फी ले रही थी। अनिरुद्ध ने मिरर में शिवांगी को देखा तो देखता ही रहा। आज से कुछ महीने पहले शिवाय की हालत कितनी खराब थी इतना कि उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन आज शिवांगी अनिरुद्ध की बदौलत एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था और तभी अभिमान ने झटके से ब्रेक मारी क्योंकि कोई बाइक वाला एकदम से उसके सामने आ गया। अभिमान और अनिरुद्ध एक साथ मिलकर चिल्लाए, साले अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता, अभी मर जाता। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो अनिरुद्ध बोला, बाइक वाले की गलती नहीं है, तुमसे ठीक से गाड़ी नहीं चलाई जाती। अभिमान ने कुछ नहीं कहा, अपने गुस्से को पी लिया और फिर दांत पीसते हुए खुद से बोला, साले एक बार मेरी बीवी मान जाए फिर देख तुझे कैसा बताता हूं मैं। अनिरुद्ध भी खुद में ही बड़बड़ाया, साले तू जानता है। अभिमान ने गाड़ी एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रोकी। तीनों ही गाड़ी से उतरे। शिवांगी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ना चाहा तो इस बार अनिरुद्ध ने गुस्से में शिवांगी को देखा और शिवांगी थोड़ा डर गई। उसने फिर अभिमान का हाथ पकड़ लिया। अभिमान ने शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बच्चा, अभी तो शुरुआत है। इतना कहकर वह शिवांगी को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आ गया जहां एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही थी और मजदूर काम कर रहे थे। दोनों ही बात करते करते हुए ऊपर आए। दोनों ही प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे और शिवांगी इधर उधर देख रही थी। वह पहली बार ऐसी किसी बिल्डिंग में आई थी जो बन रही थी। वहीं अनिरुद्ध और अभिमान पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ प्रोजेक्ट की ही चर्चा कर रहे थे। बिल्डिंग को इधर उधर घूमने के बाद तीनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आने लगे, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आकर अनिरुद्ध को लगा। पत्थर छोटा सा था इसलिए अनिरुद्ध को ज्यादा नहीं लगा, अगर बड़ा होता तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता। अनिरुद्ध ने गुस्से में ऊपर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अभिमान बोला, हो सकता है किसी मजदूर से लग गया हो, चलो नीचे चलते हैं। तीनों ही बिल्डिंग से बाहर आए और खड़े होकर बिल्डिंग को देखने लगे। शिवांगी वहां बोर महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध बोला, अब इन सब काम में इंटरेस्ट नहीं है तो मत आया करो। शिवांगी ने कहा, फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाई और अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अभी अनिरुद्ध ने गाड़ी का दरवाजा खोला और शिवांगी को उसने बैठने का इशारा करते हुए बोला, धूप हो रही है, एसी में बैठो। शिवांगी बिना किसी के चुपचाप गाड़ी में बैठ गई, जबकि अनिरुद्ध और अभिमान अब भी बाहर खड़े हुए बिल्डिंग को देख रहे थे। अचानक ही अनिरुद्ध थोड़ा आगे जाते हुए बोला, अभिमान, हम जितनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे हमारी मार्केट में गुडविल इतनी ही बढ़ेगी, उतनी ही जल्दी हमें आगे प्रोजेक्ट मिलेंगे। अभिमान का ध्यान अपने मोबाइल में था। वह बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में महीने तो लग ही जाएंगे, इतनी जल्दी तो यह बिल्डिंग तैयार होगी नहीं। अनिरुद्ध बोला, हो जाएगी, इसमें बस अब थिंकिंग करनी है, बाकी बिल्डिंग तो यह खड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आता इस प्रोजेक्ट को मिस्टर मेहता ने बीच में क्यों छोड़ दी। यह सुनकर अभिमान की आंखें थोड़ी हैरानी से फैल गई। उसने सर उठाकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध उस बिल्डिंग को ही देख रहा था और तभी ना जाने क्या सोचकर अभिमान भागता हुआ अनिरुद्ध के पास आया और उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और तभी अनिरुद्ध के सामने से एक बड़ा सा ट्रक अनिरुद्ध के सामने से निकल गया। आज अगर अभिमान समय पर अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपनी तरफ नहीं खींचता तो अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो जाता। यह नजारा देखकर शिवांगी भी जल्दी से गाड़ी से उतरी, लेकिन वह अभिमान अनिरुद्ध के पास जाती उससे पहले ही अभिमान ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, शिवांगी गाड़ी में बैठो। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। इतने में अनिरुद्ध ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुम्हारे भाई ने क्या कहा, गाड़ी में बैठो। शिवांगी घबरा गई, जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अभिमान ने अनिरुद्ध को खड़ा किया, उसके कपड़े झाड़ते हुए बोला, तू ठीक है। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, तो किसी ट्रांसपोर्ट का यहाँ आना नामुमकिन है। मैंने सारी परमिशन ली है तो फिर ट्रक यहाँ कैसे आ सकता है। इतना कहकर अनिरुद्ध ने आसपास नजर घुमाई। अभिमान ने तो अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मैं इस प्रोजेक्ट में बाद में आया हूँ, लेकिन यह प्रोजेक्ट तुमने पहले लिया था। इस प्रोजेक्ट को मिस्टर मेहता ने बीच में क्यों छोड़ा। अब तो अनिरुद्ध भी अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला,
पता नहीं, यह बात तो मुझे मिस्टर सिंघानिया ने नहीं बताई, लेकिन इतना पता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है कि मेहता ने यह प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया, वरना वह अच्छे से जानता था अगर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसे करोड़ों का मुनाफा होता। इतना कहकर वह दोनों ही फाइटिंग मोड पर आ गए। ना जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि वहां कोई तो खतरा है, लेकिन अभी तक उन पर किसी ने वार नहीं किया। अनिरुद्ध ने मजदूरों को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ काम करने में कोई प्रॉब्लम है? सब मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। वह सारे डरे सहमे थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हारा ठेकेदार कहाँ है? इतने में एक आदमी जिसकी उम्र करीब 30-35 साल होगी, मुंह में गुटखा खा रहा था, गले में मफलर डाल रखा था, शर्ट कुर्ता पहन कर रखा था और नीचे जींस। वह अपने दांत में एक माचिस की तीली चलाता हुआ आगे आया और बोला, हाँ साहब, मैं ही ठेकेदार हूँ, कहो क्या काम है? अनिरुद्ध बोला, यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का आना मना है, तो यह ट्रक कहाँ से आया? ठेकेदार बोला, अरे साहब, इस ट्रक में तो माल आया है, सीमेंट खत्म हो गया है ना, बस वह यही है। अभिमान ने अगले ही पल ठेकेदार के कान पकड़कर उसे वहीं एक खंभे से लगाते हुए कहा, तो क्या ट्रक ड्राइवर को दिखाई नहीं देता कि मालिक सामने खड़े हैं? ठेकेदार बोला, ओ साहब, हाथ कंट्रोल में रखो वरना ठीक नहीं हो गया। सुनते ही अभिमान ने अगले ही पल ठेकेदार की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाते हुए बोला, दोबारा बोल, क्या कह रहा था? बोल। ठेकेदार भी किसी गली का गुंडा ही लगता था, उसने भी अभिमान का हाथ पकड़कर उसे अपने गले से हटाया और बोला, ओ साहब, काम करता हूँ, पैसे देते हो, इससे ज्यादा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम अपना जीजा बनाओगे तो बन जाऊंगा। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें गुस्से में भर आई। उसने अगले ही पल पंच बनाकर उस ठेकेदार के मुंह पर मारा। ठेकेदार वहीं पड़े सामान पर जा गिरा। उसने भी गुस्से में पलटकर अभिमान और अनिरुद्ध को देखा, उठा, कपड़े झाड़े और बोला, हम लोग आज से काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पर बैठते हैं। इतना कहकर उस ठेकेदार ने चिल्लाते हुए मजदूरों से कहा, काम बंद करो, कोई काम नहीं करेगा। साहब, लोगों को लगता है कि हम लोग नकारे हैं, अभी तक हमसे बिल्डिंग नहीं बनी, कोई काम नहीं करेगा, रोक दो। और यह कह रहे हैं कि हमें पैसे भी नहीं देंगे। यह सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि ठेकेदार और स्मार्ट बन रहा है। अनिरुद्ध ने कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठेकेदार ने हंसकर कहा, पहले ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ठीक कर रहे हैं, अब तो यह बिल्डिंग नहीं बनेगी। इतना कहकर उसने एक बार फिर मजदूरों को देखा तो मजदूर जो काम कर रहे थे उनके हाथ वहीं रुक गए थे। ठेकेदार जाकर मजदूरों के बीच खड़ा हो गया और वहीं अल्टी पल्टी मार कर बैठ गया। फिर दोनों को देखकर बोला, अब तो काम नहीं होगा साहब, जाइए, चले जाइए। अभिमान एक कदम गुस्से में ठेकेदार की तरफ बढ़ा तो अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसे नहीं, कोई ना कोई वजह तो है कि मेहता ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, कोई ना कोई वजह है। सिवाय अंकल ने मुझे और तुम्हें इस प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने के लिए कहा है, और कोई ना कोई वजह तो है कि यह ठेकेदार हमें आंखें दिखा रहा है, हमें शांति से काम लेना चाहिए। अभिमान बोला, इसके 2 पट्टे लग जाएंगे ना तो यह सुधर जाएगा, मार कर आता हूँ। अनिरुद्ध अभिमान का हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे पीछे की तरफ खींचता हुआ बोला, चलो बाद में देखते हैं, चलो। और तभी ठेकेदार ने चिल्लाते हुए कहा, साहब, धमकी नहीं, सच कह रहा हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम काम शुरू नहीं होगा। यह सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों रुकते हुए। अभिमान ने पलटकर ठेकेदार को देखा और बोला, और तुम्हारी मांगे क्या हैं? ठेकेदार बोला, बहुत छोटी और सिंपल सी मांगे हैं। अनिरुद्ध और अभिमान दोनों हैरानी से ठेकेदार को देखने लगे। ठेकेदार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह बोला, ज्यादा नहीं, आप दोनों पैर छूकर माफी मांग लो। यह सुनकर अभिमान और अनिरुद्ध दोनों की आंखों में गुस्सा उतर आया। दोनों ही एक कदम आगे चले तो उनकी नजर ठेकेदार के आसपास खड़े कुछ मुस्कुराते लड़कों पर गई, जिनके हाथ में डंडा, सरिया और ईंट था। अभिमान और अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि यह ठेकेदार पूरी प्लानिंग के साथ बैठा है। कुछ सोचकर अभिमान बोला, ठीक है, तुम्हारी मांगों पर गौर किया जाएगा। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा, लेकिन अनिरुद्ध गुस्से में ठेकेदार को देख रहा था। अभिमान ने धीरे से कहा, हम अभी शिवांगी के साथ हैं, चलो यहाँ से, बाद में आएंगे, फिक्र मत करो, इसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे साले को रात को ही किडनैप करके मारना क्यों ना पड़े। अनिरुद्ध ने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान ने पलकें झपकाई, मन ही मन बोला, यह साला दिखने में ही हैंडसम है, अंदर से तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक तो होगा ही, जिसने मेरी बहन को घर से निकाल दिया, पूरा बंधा हुआ खिलाड़ी है, ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े बिजनेसमैन को संभाल रहा है, सारे पैंतरे आते हैं इसे। वहीं अभिमान ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, मन ही मन गाली मत दे, चल, इस प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं तो साथ में इसे अंजाम भी देंगे। दोनों ही वहां से अपनी गाड़ी के पास आ गए। वहीं ठेकेदार खड़ा होकर बोला,
सोच लेना साहब, मुझसे बिना माफी मांगे काम स्टार्ट ना करूंगा। अनिरुद्ध बोला, हमने कहा ना तुम्हारी मांगों पर गौर करेंगे। इतना कहकर दोनों गाड़ी में बैठ गए। वहीं शिवांगी ने सबसे पहले रोते हुए अनिरुद्ध से पूछा, अनिरुद्ध तुम ठीक हो? अनिरुद्ध बोला, हाँ ठीक हूँ। इतना कहकर उसने अभिमान को देखकर कहा, गाड़ी मेहता इंडस्ट्रीज ले चलो। अभिमान ने गियर चेंज करते हुए कहा, और तुम्हारी सोच काफी मिलती है, वहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर इस बिल्डिंग को मेहता ने बीच में ही क्यों छोड़ दिया। अगले 20 मिनट में अभिमान ने गाड़ी मेहता इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। दोनों गाड़ी से उतरे और अनिरुद्ध ने शिवांगी को भी उतार दिया। तीनों ही इंडस्ट्रीज के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद तीनों ही लिफ्ट में थे। अनिरुद्ध बोला, अभिमान शिवांगी को रोज लेकर आना जरूरी नहीं है। अभिमान ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मैं पूरे दिन फ्लैट में अकेली रहूंगी? मैं तो नहीं रहूंगी अकेले, मुझे तो रहना नहीं यहाँ। पापा ने बोला है कि मैं अनिरुद्ध के पास रह सकती हूँ। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की बाजू पकड़ ली। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर शिवांगी को देखा और बोला, बातों को समझो, हमें ऑफिस में बैठकर काम नहीं करना, इधर उधर जाना ही पड़ता है। अब तुम्हें हर वक्त अपने साथ लेकर तो नहीं जा सकते। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी। अनिरुद्ध ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अभिमान को देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, कल से शिवांगी हमारे साथ नहीं आएगी। इतना कहकर वह लिफ्ट से बाहर चला गया। अभिमान ने शिवांगी को देखा तो शिवांगी की आंखों में पानी था। अभिमान ने शिवांगी को संभालते हुए लिफ्ट से बाहर लाया और बोला, देखो अनिरुद्ध सही कह रहा है, आज अगर तुम नहीं होती तो हम आज ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते। तुम एक काम करो, कल से तुम आराध्या के पास रहना। शिवांगी ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं रहना, मुझे अनिरुद्ध के पास रहना है। आप अपना केस संभालो, मैं अपना केस संभाल लूंगी। अब तो अभिमान को भी गुस्सा आने लगा। वह बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम और अनिरुद्ध मेरा खून पीते हो? शिवांगी थोड़ा सा आगे चलती हुई बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे अनिरुद्ध के पास रहना है। अभिमान अपना माथा पीटते हुए बोला, मेरी खुद की लाइफ में भगदड़ मची हुई है, ऊपर से या अनिरुद्ध की जोगन। इतना कहकर वह भी पीछे पीछे चला गया। तीनों ही एक केबिन में पहुंचे जहां मिस्टर मेहता बैठे हुए लैपटॉप पर काम कर रहे थे। मिस्टर मेहता ने उन तीनों को देखकर कहा, कौन है आप तीनों और आप तीनों को अंदर आने किसने दिया? अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमान आगे आया और उसने अपना हाथ मिस्टर मेहता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं अभिमान रघुवंशी, द ग्रेट बिजनेसमैन शिवा रघुवंशी का बेटा। मिस्टर मेहता ने अपना चश्मा उतारा और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ अभिमान से कहा, वेल अभिमान रघुवंशी, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, काफी कम समय में तुमने बिजनेस पर काफी अच्छी पकड़ बना ली। आइए ना, बैठिए ना। इतना कहकर उसने तीनों को बैठने का इशारा किया और तीनों बैठ गए। मेहता ने शिवांगी की ओर देखकर कहा, यह लड़की कौन है? अभिमान बोला, यह मेरी बहन शिवांगी। शिवांगी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। मेहता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बोला, इसमें दो राय नहीं, रघुवंशी खानदान के बच्चों में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, मानना पड़ेगा। हर्षवर्धन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उन्होंने, अपने भाइयों को और बच्चों को। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेहता ने फिर अनिरुद्ध की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कौन है? अभिमान ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह मेरा साला आराध्या रघुवंशी का भाई, आप जानते हो डैनी को, डैनी अंकल का बेटा। मिस्टर मेहता ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और बोला, इसे देखकर मुझे लगा कि मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है, यह बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अभिमान बोला, जी अंकल। मेहता ने कहा, अच्छा अब बताओ मेरे पास कैसे आना हुआ? अनिरुद्ध ने कहा, अंकल श्रीखंड प्रोजेक्ट आपने बीच में क्यों छोड़ा? यह सुनते ही मेहता के चेहरे पर सिकन आ गई। अभिमान ने जैसे ही पूछा कि मिस्टर मेहता, आखिर आपने श्रीखंड प्रोजेक्ट को बीच में क्यों रोक दिया? उससे तो आपको करोड़ों का फायदा हो सकता था। मिस्टर मेहता के चेहरे पर सिकन आ गई। मिस्टर मेहता ने कहा, क्योंकि वहां जो मजदूर काम करते हैं वह उस प्रोजेक्ट को अभी पूरा नहीं होने देंगे। यह सुनकर अनिरुद्ध और अभिमान दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं, आप खुलकर बताएंगे? मेहता ने कहा, सुनो बेटा, मेरी मानो तो इस प्रोजेक्ट से तुम भी हाथ खींच लो। मैंने मिस्टर शिवा रघुवंशी को मना किया था, लेकिन वह तो खतरों के खिलाड़ी हैं, रिस्क लेना तो उनके नस नस में है। मैंने कहा था उनसे कि आप इस प्रोजेक्ट को रहने दीजिए, और जब मुझे पता चला कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर अपने बच्चों को काम करने के लिए कहा है, तब भी मैंने उन्हें पर्सनली फोन करके मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे उस प्रोजेक्ट को आराम से हैंडल कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभिमान बोला, तो फिर बताइए वह आप क्यों चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लें, जबकि इसमें तो करोड़ों का मुनाफा है, छोटा
प्रोजेक्ट है और मुनाफा ज्यादा है। मिस्टर मेहता ने कहा, वहाँ जो मजदूर हैं उनका एक लीडर है जो मुझे लगता है कि वह इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं होने देगा। नाम तो मुझे उस आदमी का नहीं पता, लेकिन वो ठेकेदार, उसने उस बिल्डिंग को बनाने में 2 साल लगा दिए। बहुत धीरे धीरे काम करता है। मुझसे पहले भी यह प्रोजेक्ट किसी वर्मा के पास था, उसने भी इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। मैंने भी तुम लोगों की तरह जोश में इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था। बेटा 20 साल से इंस्टीट्यूट में हूँ, जानता हूँ कहाँ मुनाफा होगा और कहाँ घाटा। मैंने भी प्रोजेक्ट देखकर ही कह दिया था कि इसमें बहुत मुनाफा है, लेकिन वह ठेकेदार वह प्रॉफिट होने की नहीं देगा। 4 साल से उसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ। मैंने कितनी बार चाहा कि ठेकेदार को ही बदल दूं, लेकिन बहुत तेज है, मजदूरों को भड़का कर रखता है। अभिमान बोला, अंकल साफ साफ बताइए ना, आपके साथ क्या किया था उसने? मिस्टर मेहता ने कहा, पहले दिन जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गया तो वह ठेकेदार मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा था। वो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यह प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करवा देगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि वह अपने मजदूरों को काम ही नहीं करने देता, और मजदूरों को तो चाहिए खाना पीना रहना, वह सब उन्हें मिल रहा था। देखा है ना तुमने, सारे मजदूर वहीं झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। मैंने तो उस ठेकेदार को ऑफर तक दिया कि अगर वह मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करा देगा तो मैं इन मजदूरों के लिए भी एक बिल्डिंग बना दूंगा, लेकिन वो ठेकेदार को सिर्फ लालच है, वह अपना भला तो चाहता है लेकिन मजदूरों का नहीं। कितना कहा मैंने मजदूरों को कि अपने बच्चों को मजबूरी में मत लगाओ, स्कूल में एडमिशन करा दो, लेकिन नहीं, ठेकेदार उनके बच्चों को पढ़ने भी नहीं देता। और वह मंदबुद्धि मजदूर, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ठेकेदार उनका भला नहीं चाह रहा, बल्कि बच्चों को अंधेरे में धकेल रहा है। कुछ नहीं हो सकता उस आदमी का, जब तक वह आदमी है तब तक वह भी बिल्डिंग नहीं बन रही। अभिमान बोला, आपके साथ क्या किया था उसने? मेहता ने कहा, उसका एक ही ड्रामा है, वह काम रोक देगा, फिर कहेगा मेरे पैर छू, उसके पैर भी छू लोगे तो भी वह काम स्टार्ट नहीं करेगा। फिर वह तुमसे पर्सनल मिलने आएगा और 20-25 लाख की डिमांड करेगा। मैंने तो उसे 50 लाख भी दे दिए थे, उसके बाद भी उसने काम शुरू नहीं किया, और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उल्टा मुझे ही धमकी देने लगा। अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं उसकी धमकी का जवाब देता। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, वैसे भी तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, मैं मान लूंगा कि मेरा 50 लाख का लॉस हो गया और हो गया, मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और उसके बाद यह प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में गया। कहने का मतलब यही है कि वह बहुत बड़ा आदमी है, तो तुम उसे बुलाओगे तो तुमसे पैसों की डिमांड करेगा, तुम उसे पैसे भी दे दोगे, बाद में भी वह काम शुरू नहीं करेगा बल्कि उल्टी सीधी डिमांड करने लगेगा। ऐसे ना जाने उसने कितने पैसे खाए हैं, और मुझे तो समझ नहीं आता वह इतने पैसों का करता क्या है। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि उसका ठेकेदार बहुत कुत्ता आदमी है। अभिमान खड़ा होकर बोला, थैंक यू अंकल, इतने सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आप टेंशन मत लो, आपकी आंखों के सामने इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। वह कहते हैं ना, शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिलता है, और उससे तो 2 शेर मिल गए। इतना कहकर अभिमान ने अनिरुद्ध की ओर देखा तो अनिरुद्ध भी खड़ा होकर हाथ जोड़कर मिस्टर मेहता से बोला, अंकल परेशान मत होइए, आपके 50 लाख भी दिलवा देंगे। रही बात इस ठेकेदार की, देख लेंगे साले को कितना शेर बनता है। फिर उसने शिवांगी की ओर देखा, शिवांगी भी उठ गई और अनिरुद्ध की तरफ हाथ जोड़कर बोली, हाँ हाँ अंकल, हम उसे देख लेंगे। शिवांगी ऐसी बात सुनकर तीनों को हंसी आ गई। शिवांगी ने मुंह बनाकर तीनों को देखा और बोली, हंसे क्यों? अनिरुद्ध ने शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे अपने पास हल्का सा खींचता हुआ बोला, चलो यहाँ से, तुम क्या देखोगी, हम देखेंगे, आई बड़ी नकलची बंदरिया। शिवांगी गुस्से में अनिरुद्ध को देख रही थी और अनिरुद्ध उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। एक और आखिरी बार मिस्टर मेहता को देखा और हाथ जोड़कर कहा, चलता हूँ। मिस्टर मेहता ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान भी वहां से चला गया। तीनों ही गाड़ी में बैठे थे। शिवांगी अपना फोन कॉल कर रही थी और वह दोनों कुछ सोच रहे थे। अभिमान बोला, क्या बोलता है, किडनैप कर ले? अनिरुद्ध ने कहा, किडनैप कर लेंगे तो मजदूर बगावत पर आ जाएंगे, क्योंकि हो ना हो ठेकेदार अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे आदमी हैं जो मजदूरों के बीच में है और मजदूरों को भड़काने का काम करते हैं। वरना खुद ही सोचो, मिस्टर मेहता ने उन्हें इतना अच्छा कर दिया था कि वह बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा दे, उनके लिए बिल्डिंग बनवा दे। उसके बाद भी मजदूरों ने मिस्टर मेहता की बात नहीं मानी, कुछ और सोचना पड़ेगा। और तभी अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी, उतर कर अंदर आ गया। शिवांगी और अभिमान अपने फ्लैट में चले गए। अनिरुद्ध अपने फ्लैट में आ गया। शिवांगी किचन की ओर जाते हुए बोली, क्या खाएंगे भाई? अभिमान बोला, तुम भी थक गई हो, मैं बना दूंगा। शिवांगी बोली, रहने दो, मैं बना दूंगी, बताइए ना क्या खाएंगे। और तभी बेल बजी। शिवांगी ने दरवाजा खोल कर देखा तो सामने वंदना खड़ी थी, जिसके हाथ में एक ट्रे था, शायद वह उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। शिवांगी ने वंदना को देखा तो देखती रही। वंदना थोड़ा अंदर आई, उसने ट्रे डाइनिंग टेबल पर रखी और जैसे ही उसने
पलट कर देखा, शिवांगी जल्दी से वंदना के गले लग गई और रोने लगी। शिवांगी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वैसे भी उसने लगभग 1 महीने बाद वंदना को देखा था। वंदना ने शिवांगी को चुप करवाते हुए कहा, ए तितली, रो क्यों रही हो? लेकिन शिवांगी का रोना बंद नहीं हुआ। अभिमान तो सास बहू का मेलो ड्रामा देखे जा रहा था। शिवांगी थोड़ा दूर हुई और बोली, आपका मेढक मुझे बहुत डांटता है। वंदना बोली, अब मेढक को तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, पर तुम इतना क्यों रो रही हो? शिवांगी बोली, पता नहीं मुझे रोना क्यों आया। वंदना ने शिवांगी के आंसू पोंछते हुए कहा और बहुत प्यार से बोली, सब ठीक हो जाएगा। मेढक अभी गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह तुम्हें खुशी खुशी घर लेकर आएगा। शिवांगी सुलगते हुए बोली, नहीं लेकर आएगा, नहीं आएंगे, साफ साफ नहीं बोलते। मैंने तो आज उन्हें शादी के लिए भी पूछा था। वंदना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वंदना समझती थी कि शिवांगी अपनी मासूमियत के चलते बातों को सेंटर नहीं करती। वंदना बोली, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, चलो खाना खा लो। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा और खाने की तरफ इशारा किया। अभिमान जल्दी से हाथ धोकर अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वंदना उसे खाना परोसने लगी। अभिमान बोला, उन दोनों भाई बहनों को पता है आप यहाँ हैं? वंदना बोली, हाँ पता है, मैं कौन सा उन दोनों से डरती हूँ। यह कहकर उसने शिवांगी के बालों में हाथ फेरा और उसकी थाली में भी खाना परोस दिया। थोड़ी देर बाद अभिमान लगभग खाना खा चुका था। वंदना ने उसकी थाली देखकर कहा, बेटा कुछ और चाहिए? अभिमान बोला, जो मुझे चाहिए वह आप मुझे दे देंगी? वंदना ने नासमझी में कहा, हाँ अभी तो खाना बचा हुआ है, बताओ। अभिमान बोला, मैं खाने की बात नहीं कर रहा। वंदना फिर से मासूमियत के चलते बोली, तो क्या चाहिए बेटा? अभिमान बोला, आपकी बेटी। यह सुनकर वंदना हैरान हो गई। उसने अभिमान के सामने से थाली उठाकर सिंक में रखी। तब तक शिवांगी ने अपनी प्लेट डाइनिंग टेबल से उठाकर किचन में चली गई। वंदना ने बाकी का खाना समेटना शुरू कर दिया। अभिमान बोला, रख दीजिए, हम दोनों भाई बहन सुबह भी खा लेंगे। एक नजर शिवांगी को देखा तो शिवांगी बोली, हाँ हम या खा लेंगे। वंदना ने खाना वहीं छोड़ दिया। आज फिर अभिमान को देखकर बोली, मैं अब चलती हूँ। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और वंदना फ्लैट के बाहर जाने लगी तो अभिमान बोला, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं, एक मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। वंदना ने हल्का सा पलटकर अभिमान को देखा और बोली, देखो मुझे समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। मैं आराध्या से बात करती हूँ तो वह मुझे ठीक से जवाब नहीं देती। तुम दोनों बच्चे भूखे रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे ऐसी बातें करोगे तो मैं कल से नहीं आऊंगी। अभिमान बोला, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, आ जाइएगा, मैं कल से आपको कुछ नहीं कहूंगा, खुद ही आराध्या से बात कर लूंगा। वंदना ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और चली गई। वह जैसे ही वो अपने घर में आई वैसे ही आराध्या ने उसे गुस्से में देखकर कहा, क्यों गई थी? उनके पास खाना लेकर वंदना एक नजर डैनी को देखा। शायद डैनी ने वंदना को उनके लिए खाना ले जाने के लिए कहा था। डैनी बोला, देखो आराध्या, तुम जो करती हो मैं मना नहीं करता, तुम्हारा भाई जो करता है मैं उसके लिए भी मना नहीं करता। जब हम माँ बाप होकर बच्चों को नहीं रोकते तो तुम बच्चे होकर अपने माँ बाप को क्यों रोक रहे हो? वह सिर्फ तुम्हारा पति नहीं और मेरा बॉस का बेटा भी है। आराध्या ने एक नजर गुस्से में अपने माँ बाप को देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, हाँ ठीक है, इस घर में 4 जने रहते हैं और चारों अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। डैनी ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुमसे राय नहीं मांगी, तुझे अगर हम यहाँ बुरे लग रहे हैं तो यहाँ से चले जाते हैं। यह मत समझना कि तेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है। अनिरुद्ध बोला, हमेशा मेरी बातों का गलत मतलब ही निकालना है। डैनी ने कहा, तो सही मतलब तू बता दे, क्या हो गया है? अगर वंदना उस सामने वाले फ्लैट में चली गई, जरूरी है कि रिश्तेदारी के नाते गई हो, पड़ोसी होने के नाते चली गई? अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही डैनी ने कहा, ए मेढक की आंखें, मुझे मत दिखा, और अगर मेरा और वंदना का कुछ भी करना है तो तुम दोनों भाई बहनों को बुरा लगता है तो खुलकर बता दो, चले जाएंगे हम दोनों गोवा ट्रिप पर। इतना कहकर डैनी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और उसे हल्की सी हंसी आ गई। वहीं वंदना के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वह चुपचाप किचन में चली गई। अनिरुद्ध तो अपने माँ बाप के चेहरे की स्माइल देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो गया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में आते ही उसे भी हंसी आ गई। फिर वह खुद में ही बोला, पापा भी ना सच में बुढ़ापे में ऐसे हैं तो जवानी में कैसे रहे होंगे? ऐसे मेरे पापा को भी बुढ़ापा नहीं आया। आज भी अगर वह सूट बूट पहनकर बाहर जाएं, किसी को अभी इम्प्रेस कर लेंगे। रात के करीब 1 बजे आराध्या अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे आज सुबह जो अभिमान करके गया था वह याद आने लगा। बिना कुछ कहे आया, गले लगाया, गाल पर एक किस की और चला गया। और यही सब याद करके आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने
हल्की सी करवट ली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान उसके बराबर में लेटा था। आराध्या एकदम से हैरान होकर उठ गई और बोली, तुम यहाँ? अभिमान बोला, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? अपनी बीवी के पास ही हूं ना, इतना क्या हैरान होकर देख रही हो? इतना कहकर उसने अपनी बाहें फैलाई और आराध्या को अपने बाजू पर सर रखकर लेटने का इशारा किया। आराध्या अपने कमरे में देख रही थी, वहीं अभिमान तो आराम से लेटा हुआ उसे अपने पास लेटने का इशारा कर रहा था। आराध्या थोड़ा सा अभिमान के करीब आई और उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर अभिमान के गाल को हल्का टच किया तो उसकी आंखें फिर से हैरानी से फैल गई। एकदम आंखें फाड़े बोली, तुम सच में मेरे कमरे में हो? अभिमान बोला, हाँ, तुम्हारे कमरे में हूँ। आराध्या बोली हैरानी से, लेकिन तुम अंदर कैसे आए? अभिमान बोला, दरवाजे से। आराध्या ने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो लाइट ऑफ थी, मेन गेट भी बंद था। आराध्या ने वापस से अभिमान को देखकर कहा, ठीक, झूठ मत बोलो, कैसे आए तुम मेरे कमरे में? अभिमान अब उठकर बैठ गया। वह बोला, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं क्या कोई आत्मा हूँ? वह दीवार के आर पार आ सकता है? अरे दरवाजे से ही आया हूँ बीबी, आराध्या ने कहा। और दरवाजा किसने खोला? अभिमान बोला, खुला हुआ था, शायद तुमने ही खोला होगा क्योंकि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पास आऊं। आराध्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एकदम से बोली और फिर से उसे अभिमान दिखाई दिया। आराध्या ने इस बार मुंह बनाते हुए कहा, सच सच बताओ, कैसे आए मेरे कमरे में? अभिमान बोला, अनिरुद्ध को फाइल देने आया था, दरवाजा खुला देखा, चुपचाप तुम्हारे कमरे में आ गया। अनिरुद्ध को फाइल सुबह दे दूंगा। इतना कहकर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जहां फाइल रखी हुई थी। आराध्या ने आगे बढ़कर अभिमान की बाजू पकड़ी और उसे बेड से उठाती हुई बोली, निकलो मेरे कमरे से, निकलो। अभिमान बोला, पागल हो गई हो? सबको पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे कमरे में हूँ और फिर मैं सबको बोल दूंगा कि तुमने ही मुझे बुलाया था। तुम मुझे छुप छुप के मिलती हो और सबके सामने यह दिखाती हो कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और अकेले में तुम मेरे बिना रह नहीं पाती। और मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ, अपनी हर दूसरी रात को तुम्हारे साथ ही गुजारता हूँ। इतना कहकर उसने आराध्या को देखा और मासूम सा चेहरा बना लिया। आराध्या तो आंखें फाड़े अभिमान को ही देख रही थी। फिर वह धीरे से बोली, तुम कितने चालाक हो? अभिमान बोला, मैं चालाक नहीं था, तुमने बना दिया और बचा खुचा तुम्हारा भाई बना देगा। क्या दिमाग है तुम्हारे भाई के पास? मानना पड़ेगा, मेरी लाइफ का यादगार प्रोजेक्ट होने वाला है। या आराध्या दांत पीसते हुए बोली, जाने का क्या लोगे? अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, छोटी सी प्यारी सी किस। आराध्या गुस्से में बोली, सोचना भी मत, मैं नहीं देने वाली। अभिमान ने आंखें छोटी की और बोला, मैं क्या मांगने वाला हूँ? आराध्या बोली, बनो मत, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कहोगे, निकलो यहाँ से। अभिमान फिर से बेड पर लेट गया और बोला, मैं तो नहीं जाने वाला। अब जब तुम्हारे दिमाग में इतनी गंदगी चलती ही है तो ठीक है, मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। आराध्या बोली, देखो चुपचाप जाओ यहाँ से, अच्छा नहीं लगता। अभिमान बोला, तो वहां चलो जहाँ अच्छा लगता है, रघुवंशी मेंशन चलो, वहां बहुत अच्छा लगता है। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, प्लीज चले जाओ ना, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगी। अभिमान बोला, तो मैंने कब कहा कि अपने भाई के खिलाफ जाओ? बस मैं नहीं जाने वाला और अगर चाहती हो मैं चला जाऊं तो। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखा और वह जिस नजर से देख रहा था, आराध्या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। वैसे भी वह दोनों अभी तक मर्जी के करीब नहीं आए थे। उस रात को कुछ भी हुआ वह एक घटना था, या फिर एक कह सकते हैं कि दोनों भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। आराध्या बोली, ठीक है, मत आओ, मैं ही बाहर चली जाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही आराध्या बाहर की तरफ जाने को हुई, वैसे ही अभिमान जल्दी से उठकर आया और उसने गेट बंद कर दिया और फिर आराध्या को देखकर बोला, क्या तुम एक दिन के लिए भूल नहीं सकती तुम्हारे बीच जो भी हुआ? क्या तुम एक दिन के लिए अपने पति का साथ नहीं दे सकती? क्या तुम एक दिन के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या बस आज रात के लिए तुम मेरे पास नहीं रुक सकती? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या तुमने मुझे सच में कभी प्यार नहीं किया? एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड, एक पल, एक क्षण, कभी तो तुम्हें कुछ मुझ पर प्यार आया होगा। कभी तो तुम्हें लगा होगा कि अभिमान बेस्ट हस्बैंड है, उसे एक पल के लिए ही सही मत जाओ ना, रुक जाओ मेरे पास। आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। जो बात अभिमान बोल रहा था वह उसके मुंह पर सूट नहीं करती थी, लेकिन क्या करता, इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि आराध्या के सामने हर तरीके से झुकने के लिए तैयार था। कहीं ना कहीं आराध्या को भी अब अजीब सा लगने लगा था। वो यह सब नहीं चाहती थी कि इतने में अभिमान बोला, प्लीज आज रात रुकने दो।
अपने पास सुबह सबके उठने से पहले चला जाऊंगा। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। आराध्या की रजामंदी मिलते ही अभिमान ने उसे गले लगा लिया। आराध्या अभिमान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, तुम उंगली पकड़कर पूरा हाथ पकड़ रहे हो। अभिमान ने अपना चेहरा आराध्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, पहली बात तो धीरे बोलो वरना सबको पता चल जाएगा कि, और दूसरी बात मैं हाथ नहीं पकड़ रहा, पूरी आराध्या को ही पकड़ रहा हूँ। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आते आते रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। उसे फिर से वह पल याद आ गया जब अभिमान ने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। अभिमान ने भी महसूस किया जैसे आराध्या सीरियस हो गई। अभिमान थोड़ा सा दूर हुआ और आराध्या की आंखों में देखकर बोला, सॉरी। आराध्या ने भरे गले से धीरे से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अभिमान भी धीरे से बोला, मैं लेकर जाऊंगा। आराध्या ने फिर से अपने आंसुओं को कंट्रोल करके कहा, मैं सच में नहीं जाऊंगी। अभिमान ने आराध्या के चेहरे को अपने हाथों में भर दिया और थोड़ा सा करीब आकर बोला, मैं लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं बहुत जिद्दी हूँ। आराध्या ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को गले लगा लिया। आराध्या रोना चाहती थी, लेकिन अभिमान के सीने पर सर रखकर नहीं, उसने खुद को कंट्रोल किया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को अभिमान से दूर करते हुए कहा, तो अब मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर वो बेड पर जाकर लेट गई और अभिमान भी उसके पास लेट गया। आराध्या ने अभिमान की तरफ से करवट ले ली और अभिमान आराध्या की पीठ को देख रहा था। कुछ सोचकर वह बोला, आराध्या, कुछ दिनों में एक बात तो समझ आ गई कि रिश्ते अकड़ कर नहीं चलते। अकड़े रहने से रिश्तों में मिठास नहीं रहती, बल्कि अगर रिश्ता निभाना है तो झुकना तो पड़ेगा। आराध्या को गुस्सा आ गया। वह फिर से पलटकर अभिमान को देखकर बोली, जो गलती करता है उसे झुकना ही पड़ता है। झुक रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। इतना कहकर वह फिर से पलट गई। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह खुद में बड़बड़ाया, बेटा ही होगा और खतरनाक होगा। इतना कहकर अभिमान थोड़ा सा आराध्या की तरफ खिसका और आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या के पेट पर रखा और हल्का सा रब करते हुए बोला, बच्चे, मम्मी को इतना परेशान मत किया करो। तुम जानते नहीं हो तुम्हारे पापा कितने डेंजर हैं। अब मेरी गिलहरी को परेशान किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आराध्या को थोड़ा सा घुमाकर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगा। आराध्या अभिमान की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अभिमान धीरे धीरे आराध्या की ओर झुकने लगा। आराध्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल अभिमान आराध्या को किस कर रहा था। आराध्या ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन अभिमान को दूर भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद अभिमान आराध्या से दूर हुआ और उसके माथे को चूम कर बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी। आराध्या ने कुछ नहीं कहा। अभिमान फिर बोला, तुम्हारे भाई को मना लूंगा तो तुम चलोगी मेरे साथ। आराध्या अभी कुछ नहीं बोली। अभिमान बोला, कुछ तो कहो। आराध्या ने धीरे से शर्माते हुए, आप सो जाइए, सुबह जाना भी है, नींद पूरी नहीं होगी तो काम में मन कैसे लगेगा। अभिमान आराध्या को बाहों में लेकर आंखें बंद करके लेट गया और एक बार फिर उसने हल्का सा झुककर आराध्या के माथे को चूम लिया और आंख बंद कर ली और फिर धीरे से बोला, थैंक यू गिलहरी, पता नहीं आज कितने दिनों बाद सुकून से सोऊंगा। आराध्या ने भी अपना सर अभिमान के सीने पर रखा हुआ था। तो अभिमान के सीने को हल्का सहलाती हुई बोली, सुबह सबके उठने से पहले चले जाना और किसी को मत बताना। अभिमान ने बिना आंखें खोले कहा, क्या किसी को नहीं बताऊं। आराध्या धीरे से बोली, यही जो तुमने अभी मेरे साथ शरारत की है। अभिमान बोला, नहीं, मैं तो पोस्टर छपवाने वाला हूँ कि मैंने आज अपनी बीवी को होश में किस किया। क्या कर लोगी। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने अगले ही पल अभिमान के सीने पर खींचकर पंच मारा और बोली, सच कहती हूँ, अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे कमरे में थे तो सच में अच्छा नहीं होगा, देख लेना। अभिमान अब कुछ नहीं बोला। आराध्या ने महसूस किया कि अभिमान सो गया। वह समझती थी कि पूरा दिन काम करने के बाद अभिमान थक जाता है। आज अभिमान सच में बहुत सुकून से सो रहा था। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसकी गिलहरी उसके साथ जाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी आज अपनी गिलहरी के पास होने की वजह से वह लेटे ही सो गया। आराध्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह 5 बजे अभिमान का फोन वाइब्रेट करने लगा। अभिमान की आंखें खुली। उसने अपनी जेब से फोन निकालकर देखा। वह सुबह के 5 बज रहे थे। अभिमान ने आराध्या को देखा, जो अब भी उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। अभिमान थोड़ा सा आराध्या से अलग हुआ। उसने आराध्या को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और उसके माथे को चूमकर बेड से उठकर बोला, जाना तो नहीं चाहता गिलहरी, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा, वरना तुम कल आने नहीं दोगी। इतना कहकर उसने
टेबल पर रखी हुई फाइल ली और चुपचाप दबे पांव कमरे से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आया, उसकी नज़र लिविंग एरिया की तरफ गई जहां अनिरुद्ध पुशअप मार रहा था। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की और खोलकर देखा तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। उसने जल्दी से टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। अभिमान बोला, हे भगवान, अब कैसे जाऊं? अगर इसने देख लिया तो आराध्या फिर से मुझ पर गुस्सा करेगी और यह भी सुबह सुबह उठकर पुशअप करने लगा। अबे इतनी जल्दी कौन उठता है? कम से कम 6 बजे तो उठाकर। इतना कहकर वो एक कार्टन के पीछे छुप गया और अनिरुद्ध के जाने का इंतजार करने लगा, जबकि अनिरुद्ध को तो कुछ पता ही नहीं था। वह तो आराम से अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। अभिमान आधे घंटे तक कार्टन के पीछे खड़ा रहा, लेकिन अनिरुद्ध तो टस से मस नहीं हुआ। वह तो अभी एक्सरसाइज कर रहा था। कुछ सोचकर अभिमान ने अपना फोन लिया, उसे सबसे पहले साइलेंट किया और शिवांगी को कॉल किया। लेकिन शिवांगी भी गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपने भाई का फोन रिसीव ही नहीं किया। अब तो अभिमान की हालत और खराब हो गई। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई थी। उसने फिर से शिवांगी को कॉल किया, लेकिन शिवांगी ने इस बार भी नहीं उठाया। आखिरकार कुछ सोचकर उसने डैनी को कॉल किया। 2 बार कॉल करने के बाद डैनी की आंख खुल गई। उसने फोन देखा तो एकदम से हैरान हो गया। वह बेड से उठकर खुद से बोला, इतनी सुबह सुबह अभिमान का फोन? इतना कहकर उसने फोन उठाया और बोला, हेलो अभिमान, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अभिमान कुछ नहीं बोला। क्या बोल सकता था? उसने फोन कट किया और डैनी को मैसेज किया, लेकिन तब तक डैनी फोन लेकर हॉल में आ चुका था। उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अनिरुद्ध, मुझे लगता है अभिमान के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वह मुझे कॉल कर रहा था। और यह सुनकर अभिमान ने तो अपना सर वहीं दीवार में पटक लिया। इतने में अनिरुद्ध बोला, अरे कुछ नहीं हुआ है, पापा आराम से सो रहा होगा, गलती से मिस कॉल आ गई होगी, जाकर सो जाइए, अभी सुबह के 5 बजे हैं। डैनी बोला, नहीं नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। डैनी बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध आ गया था। डैनी जैसे ही कॉरिडोर में आया, अनिरुद्ध भी पीछे पीछे जाकर डैनी के हाथ को पकड़ता हुआ बोला, पापा सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बजे क्या प्रॉब्लम होगी, चलिए आप अंदर चलिए, कुछ नहीं होगा। अभिमान को सख्त जान है। इतना कहकर वह अपने पापा को खींचने लगा। वहीं अभिमान अब तक अनिरुद्ध के फ्लैट के दरवाजे के पीछे आ चुका था। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो अनिरुद्ध डैनी को खींच रहा था। डैनी की नजर जैसे ही अभिमान पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने तो हाथ जोड़ लिए। डैनी ने अनिरुद्ध को अपने सामने खड़ा किया और उसकी बातों को दबाता हुआ बोला, तुमने तो अपनी बॉडी बहुत अच्छी बनाई है, मैं भी जिम करता था, लेकिन इतनी अच्छी बॉडी नहीं हुई जितनी तुम्हारी है। यह सुनकर अनिरुद्ध खुश हो गया और वह अपने पापा के सामने अपनी बॉडी को दिखाता हुआ बोला, देखो पापा, मैं जिम नहीं जाता, मैंने घर में ही बनाई है। वह क्या है ना, ज्यादा पैसे नहीं थे, या तो मैं शिवांगी का इलाज करवा सकता था या फिर अपने शौक पूरे कर सकता था, तो मैंने सोचा तितली को ही उड़ान देते हैं। इतना कहकर वह अपनी बॉडी दिखाने लगा। डैनी भी अनिरुद्ध की बाजू को दबाता हुआ बोला, सच में मेढक, तुमने तो अपनी अच्छी मसल्स बना रखी है। इतना कहकर उसने हल्का सा हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। इशारा समझते ही अभिमान धीरे से दरवाजे के बाहर आया और जैसे ही धीरे धीरे अपने कमरे की, अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा, वैसे ही अनिरुद्ध ने एकदम से पलटकर अपने पापा से कहा, चलिए पापा, अब चलते हैं। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध पलटा, उसकी नजर अभिमान पर गई, जो अनिरुद्ध के फ्लैट के पास खड़ा हुआ था। अभिमान तो हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे। डैनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।